अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामला पर बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक और अहम फैसला किया ताकि जो पाकिस्तान में मईशत को आप कह सकते हैं कि उसमें एक नई जान डाली जा सके, और उसके लिए इंसेंटिव दिया है उन्होंने इंडस्ट्री को। और क्योंकि आपको पता है कि पिछले कई अरसे से पाकिस्तान में जो बिजली की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही थी, और उसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ था। तो उसके हवाले से एक पैकेज का ऐलान किया है, और वो पैकेज क्या है और क्या उस पैकेज के नतीजे में वाकई आप उसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो हमारी मईशत का पहिया रोका हुआ है वो चलना शुरू हो जाएगा, और IMF का इसके हवाले से क्या टेक है। तो शहबाज, इस पैकेज की अगर आप बात करें तो ये कुछ सब्सिडी नहीं है, बल्कि इसको जो नाम दिया है हुकूमत ने वो रोशन मईशत इलेक्ट्रिसिटी पैकेज है। तो सबसे पहले तो इस पैकेज की जरूरत क्यों पड़ी, और फिर उसकी जो हाईलाइट्स हैं पैकेज का, असल में क्या क्या उसकी की पॉइंट्स हैं, वो बताएंगे। अगर आप पिछले 3 साल की पाकिस्तान की इकॉनमी की परफॉर्मेंस देखें, दो शोबे जो मईशत में जो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं उसमें ज़राअत है और सनतें हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है मुसलसल तीसरा साल है, इधर वो नेगेटिव में होती है या स्लाइटली पॉजिटिव होती है। एग्रीकल्चर का आपने देख लिया, 2 साल से तबाही मच गई एग्रीकल्चर के शोबे में, जब हुकूमत ने यकदम ये फैसला किया कि वो जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसमें इंटरवीन जो है वो नहीं करेंगे, और मार्केट के अंदर ना गंदम खरीदेंगे ना कोई गन्ने की फसल की इमदादी कीमत मुकर्रर करेंगे। तो उन्हीं फैक्टर्स की वजह से ये हुआ कि जो एग्रीकल्चर का शोबा है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो ग्रोथ हो नहीं रही। जो पिछले माली साल का जो ग्रोथ का नंबर था वो भी बड़ा ही कॉन्ट्रोवर्शियल था। 2.7% इन्होंने कहा जी कि पिछले साल ग्रोथ हुई है, बट एक्चुअली जो ग्रोथ लोग तो कह रहे थे कि 2% भी नहीं था, अब उसको रिवाइज करके 3% कर दिया गया। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर, इसी बैकग्राउंड के अंदर, चूंकि अगर देखा जाए कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं हो रही, बाकी शोबों में जो प्रॉब्लम है, तो बिजली की जो कीमतें हैं पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ही एक बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा है। कुछ साल पहले बल्कि कुछ माह पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक काम ये किया था कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था जो दूसरे शोबों को क्रॉस सब्सिडाइज कर रहा था, वो उन्होंने क्रॉस सब्सिडी उसकी खत्म कर दी थी। उसके बावजूद भी जो बिजली की कीमत थी सनत के लिए वो काफी ज्यादा थी। अब जो उनकी जो अनाउंसमेंट आई है, नाज़रीन अगर हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली डिस्कस करें फिर इसकी डिटेल्स में जाते हैं कितना इफेक्टिव है या नहीं। फैसला ये हुआ है कि जो सनत का शोबा है जिसको इस वक्त बिजली मिल रही है 34 रुपए फी यूनिट, उसको कम करके 23 रुपए फी यूनिट कर दिया गया है। 11 रुपए या कोई इसके अंदर इन्होंने जो कमी की है वो 33% के करीब। इसी तरीके जो ज़राअत के लिए बिजली फराहम की जाती थी 38 रुपए फी यूनिट, उसको भी कम करके 23 रुपए फी यूनिट कर दिया गया है, और इसमें भी कुछ 40% की कमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुकूमत इस पर कुछ सब्सिडी दे रही है, क्या जो बिजली की पैदावारी लागत है उससे भी कम ये बिजली फराहम की जा रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी जो पैदावारी लागत है बिजली की वो 18 रुपए फी यूनिट है। उसके ऊपर हुकूमत ने 5 रुपए का एक मार्जिन रखा कंटेंजेंसी के लिए, और ये पैकेज है, इसमें ना तो सब्सिडी है और ना ही कोई कॉस्ट ऑफ जनरेशन से नीचे जो है वो बिजली फराहम की जाएगी। तो अगर ओवरऑल कॉमन इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, ये इंसेंटिवाइज किया गया है। आप अभी भी आप देख लें, दो स्टेप्स में आपको देखना पड़ेगा। एक तो पहले हुकूमत ने जो क्रॉस सब्सिडी थी वो खत्म कर दी, अब जो 23 रुपए पे आ गया है, जो इसके ऊपर एक कैपेसिटी पेमेंट, आपको पता बहुत बड़ा इशू रहा है पाकिस्तान में। कैपेसिटी पेमेंट का जो कंपोनेंट था वो भी लार्जली इन्होंने इसमें से खत्म कर दिया। एनर्जी कॉस्ट होगी और उसके ऊपर को 5 रुपए की इन्होंने कंटेंजेंसी रखी हुई है, तो 23 रुपए फी यूनिट के ऊपर ये सनत को और ज़राअत को ये बिजली मिलेगी। और इंडस्ट्री का क्या इसके हवाले से रिएक्शन है, क्योंकि जाहिर है कि जो खुद भी आप जिक्र कर रहे थे कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पैदावारी लागत जो है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ था, तो इंटरनेशनली भी जो भी हम चीज़ें बरामदात भी करते हैं तो उसकी भी वो हमारी इतनी प्राइस कंपैरेटिव नहीं रही थी। तो उनको ये लगता है कि इस स्कीम से ये बेनिफिशियल है या सिर्फ कागजों की हद तक है, अदरवाइज इन रियलिटी शायद इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक तो ये कि ये जो रिड्यूस्ड रेट्स हैं कॉस्ट प्लस की बेस के ऊपर, ये तमाम जो इलेक्ट्रिसिटी की या ज़राअत की जो कंजम्पशन है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसके अंदर एक थ्रेश होल्ड सेट कर दिया गया है। अगर और पहले ये होता था, जो थ्रेश होल्ड होता था वो इंडिविजुअल इंडस्ट्री या इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर वो डिटरमिन होता था। अब इन्होंने ऐसा नहीं किया। पूरी जो इंडस्ट्री और ज़राअत की जो कंजम्पशन थी पिछले साल की, एक रेफरेंस पीरियड इन्होंने लिया है नवंबर 2024 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का। तो इस रेफरेंस पीरियड में दोनों सेक्टर्स की जो कंबाइंड उनकी जो उसमें कंजम्पशन थी
उसको उन्होंने बेस बनाया है। उस बेस के ऊपर 25% तक अगर आपकी कंजम्पशन में इजाफा होता है तो इजाफी जो 25% है उसके ऊपर ये रिड्यूस रेट एप्लीकेबल होंगे। बेस से नीचे भी एप्लीकेबल नहीं होंगे और बेस के ऊपर भी जो 25% से ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अगर इसके अंदर एक जो इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि अगर इसके अंदर फॉर एग्जांपल 100 बिलियन यूनिट्स की कंजम्पशन पिछले साल थी, तो 99 बिलियन यूनिट्स की कंजम्पशन जो है वो इस साल होती है, तो फिर भी आपको 25% की फैसिलिटी नहीं मिलेगी रिड्यूस रेट के ऊपर। फिर अगर ये 126 बिलियन यूनिट्स हो जाते हैं तो फिर भी आपको ये रिड्यूस रेट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो इसका जो इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट है कोई बहुत ज्यादा नहीं है। वो नंबर्स अगर हम सामने रख के बात कर रहे हैं तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाए किस बेस के ऊपर कामरान हुकूमत ने ये फैसला किया है और क्यों किया है। नेशनल ग्रिड जो है, बिजली की कीमतें ज्यादा होने की वजह से लोग, सनतें, ज़रात भाग रहे हैं नेशनल ग्रिड से। और मैं पिछले कुछ 6 माह से अब कहना शुरू हो गया हूं कि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है पाकिस्तान में जब ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं ये लोगों के पीछे पीछे जाएंगे कि हमसे कनेक्शन ले लो, हमसे बिजली ले लो, अगर आपके पास कनेक्शन भी है तो हमसे बिजली इस्तेमाल कर लो। तो यही वजह है कि लोग अब सोलराइजेशन की तरफ गए हैं, लोगों ने और ऑल्टरनेट की तरफ चले गए, उन्होंने हमने नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं लेनी। पिछले साल का जो खत्म हुआ जिसकी वजह से ये सारा ये पैकेज आया है, इनका ये ख्याल था हुकूमत का कि जो टोटल जो कंजम्पशन होगी पाकिस्तान के अंदर वो 106 बिलियन यूनिट्स की होगी। 106 बिलियन यूनिट्स के मुकाबले में 96 बिलियन यूनिट्स की कंजम्पशन हुई, जो 9% इनके एस्टीमेट से कम थी। और ये जो ट्रेंड है ये साल भी नहीं रुका। जुलाई में, अब हालांकि ये पहले एक बेसिस की रिड्यूस हो गई, जुलाई में इनका ये ख्याल था कि जो कंजम्पशन है वो 11.1 बिलियन यूनिट्स की होगी। एक्चुअल जो कंजम्पशन है वो 10.5 बिलियन यूनिट्स की हुई। तो फर्दर 6% उसके अंदर जो है ना गिरावट आई है उसकी जो कंजम्पशन है नेशनल ग्रिड से। अब अगर सनतें थोड़ी बहुत तो चल रही हैं, ज़राअत में ट्यूबवेल तो चल रहा है, फसलों को पानी तो दिया जा रहा है, तो कहाँ से हो रहा है, वो सोलर्स के ऊपर हो रहा है। अब अगर बेस की बात करें ना, ये कौन से नंबर जो हैं जिसके ऊपर ये बेनिफिट होगा, फिर हम बात करेंगे कि इसके ऊपर IMF ने भी क्या कहा है और क्या इसका कितना इसका बेनिफिट होगा। और जो हुकूमत ने जो बेस लिया, ये जो 2025-26 के लिए जो बेस ईयर है उसके लिए जो टोटल कंजम्पशन इन्होंने लिया है 42.9 बिलियन यूनिट्स की, ये बेस है। तो 42.9 बिलियन यूनिट्स की बेस से अगर कम कंजम्पशन अगले साल होती है, ये दोनों की मिला के है, सनत की भी और ज़राअत की भी, तो फिर आप 25% के लिए जो ऊपर उसके ऊपर कंज्यूम कर सकते हैं, तो आप उसके लिए क्वालिफाई करते हैं रिड्यूस रेट के। इसके ऊपर कितना ऊपर जा सकते हैं सनत और ज़राअत, 10.7 बिलियन यूनिट इसमें मजीद वो कंज्यूम कर सकते हैं सब्सिडाइज, नॉट सब्सिडाइज, जो रिड्यूस रेट्स के ऊपर। और ये 2027 की ये बेस है 44 बिलियन यूनिट्स की, और 2028 की जो बेस है वो 45.4 बिलियन यूनिट्स की है। और ये जो पैकेज है कामरान, ये 3 साल के अर्सा के लिए है। इसकी इफेक्टिव डेट होगी 1 नवंबर 2025 और इसकी एक्सपायरी डेट है अक्टूबर 2028। और जो आपने बात की है मेरे ख्याल में, क्योंकि हम IMF के प्रोग्राम में और इस तरह के जो भी पैकेजेस जब अनाउंस किए जाते हैं तो जाहिर है कि IMF की इनपुट के बगैर या IMF की अप्रूवल के बगैर तो मुमकिन नहीं है। तो IMF का इसके हवाले से क्या टेक है, आई थिंक इस पर बात करेंगे, लेकिन यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो इस हफ्ते रोशन मईशत इलेक्ट्रिसिटी पैकेज का ऐलान किया है, IMF का इसके हवाले से क्या मौकफ है, इस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन शहबाज, एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मेरे जहन में आ रहा था, उसमें जो आपने एक्सप्लेन किया कि ये पैकेज किस तरीके से एप्लीकेबल होगा और उसकी एक बेस ईयर रखा गया है कि अगर उस बेस ईयर से आप ज्यादा जो यूनिट्स का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर आपको ये इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन फर्ज करें कि कोई नया कंज्यूमर है और आज वो ये इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगवाता है अपनी इंडस्ट्री के लिए या बाकी चीजों के लिए, तो उसके लिए फिर क्या फार्मूला है, क्या उसके लिए भी कोई इस सवाल का क्या जवाब है या उस पर ये पैकेज एप्लीकेबल नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उसके लिए एप्लीकेबल है। जो कल मेरी बात हुई है पावर मिनिस्टर सरदार अवैस लगारी से, तो उन्होंने कहा कि इन केस के कोई नया कंज्यूमर है, उसका इंडस्ट्रियल सेक्टर में है या एग्रीकल्चर शोबे में, उसके लिए ये होगा कि जो उसने अपनी कंसर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को रिक्वेस्ट की होगी सैंक्शन लोड की, कि उसकी जो नीड है लेट से 2 मेगावाट है, तो अगर 2 मेगावाट उसकी नीड है तो जो उसका 1 मेगावाट का उसकी कंजम्पशन होगी उस पर जो नॉर्मल एग्जिस्टिंग रेट है 34 रुपए का और 38 रुपए का वो लगेगा,
और जो उसके बाकी हाफ उसकी जो कंजम्पशन होगी उस पर नया जो रिड्यूस रेट है वो लगेगा। क्योंकि उसका रेफरेंस पीरियड कोई नहीं है तो पहले साल तो उसके लिए ये होगा, फिर अगले साल ऑटोमेटिकली उसका जो एक है वो रेफरेंस पीरियड बन जाएगा। तो इस लिहाज से ये पैकेज जो है वो कवर करता है। और हुकूमत का ये ख्याल है कि अगर ये पैकेज कामयाब हो जाए तो कम से कम 1000 मेगावाट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है जो नेशनल ग्रिड से उसकी कंजम्पशन खत्म हो गई है वो वापस लाई जा सकती है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ का इंपैक्ट इनका ख्याल है कोई 0.5% सिर्फ इंडस्ट्री की ग्रोथ है, वो पॉजिटिव इंपैक्ट उसके ऊपर आएगा एनुअल बेसिस के ऊपर, विच इज बिग। तकरीबन 1 ट्रिलियन की ये इंक्रीज बता रहे हैं जो साइज ऑफ द नेशनल इकोनॉमी है उसके अंदर बिकॉज ऑफ दिस पैकेज। और फिर टैक्सेस के भी इंक्रीज बता रहे हैं 20-21 अरब रुपए सिर्फ टू द एक्सटेंट ऑफ जो इजाफी बिजली इस्तेमाल होगी। बाकी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है और जो उसकी उसके हवाले से प्रोडक्शन है उसके ऊपर जो टैक्सेस है वो इसके अलावा है। तो पैकेज नटशल में अच्छी एफर्ट है, बुरी एफर्ट नहीं है। इसको इंडिविजुअल के ऊपर कैप नहीं हुकूमत ने किया, ये चीज ध्यान में रहे कि एक इंडिविजुअल जो है वो 100% भी पिछले साल से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता है, उसके ऊपर कैप नहीं है। कैप किसके ऊपर है कि जो कंबाइंड जो कंजम्पशन होगी सनत की और ज़राअत की, वो जो कंबाइंड कंजम्पशन पूरे मुल्क की है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्यों ये ऊपर रखी गई है कैप? उसका मकसद ये है कि जो इन्होंने ये 18 रुपए या 23 रुपए का रेट निकाला, 18 रुपए बेस प्राइस बिजली की बनाने की और 5 रुपए उसके ऊपर कंटेंजेंसी, ये इस 25% के ऊपर किया गया है। तो अगर 25% से एक्सीड करता है तो उसमें फिर हुकूमत की रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है, सब्सिडी आ जाएगी, वो IMF इनको अलाउ जो है वो नहीं करेगा। और IMF ना आपने जिक्र कर लिया कि उनको अलाउ नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कि ये जो पैकेज हुकूमत ने अनाउंस किया है तो IMF की इसमें अप्रूवल शामिल है। बिल्कुल IMF की अप्रूवल शामिल है। इनिशियली ये पैकेज IMF को पेश किया गया था जब वो फर्स्ट रिव्यू के लिए पाकिस्तान आए थे। जून में भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी तो IMF ने ओके नहीं किया था कि अभी हम इसको देखने का मौका नहीं मिलेगा, हम इसको तफसील से देखेंगे। तो अब ये वाली जो अभी लास्ट मंथ बल्कि इसी महीने जो इनकी मुलाकातें हुई, इजलास हुए हैं, उसके अंदर इन्होंने IMF को ये पैकेज पेश किया है। अब IMF ने इसके ऊपर चंद नाज़रीन बड़ी जो शराइत हैं वो रखी हैं, वो हम आपके सामने पेश कर देते हैं ताकि ये बात ज़हन में रखें कि ये पैकेज कब खत्म होगा और कब तक ये जारी रह सकता है। पहली बात यह है कि इसका जो मकसद है नेशनल ग्रिड से जो बिजली की कंजम्पशन है वो कम हो रही है उसको बूस्ट देना, ये इसका बुनियादी मकसद इसका ये है कि लोगों को किसी भी तरीके से इंसेंटिवाइज करके नेशनल ग्रिड के ऊपर वापस लाया जाए। 25% की जो कैप है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर थ्रेशोल्ड, ये IMF की तरफ से शर्त है कि अगर थ्रेशोल्ड 25% से कम है या उसकी बेस से कम है और 25% से ज्यादा है, बेस से अगर कंजम्पशन कम होगी और अगर 25% से ज्यादा होगी तो नॉर्मल रेट जो पहले वाला था वो लगेगा, ये IMF की शर्त है। इसके साथ ही इस पैकेज का जो साल में 2 दफा इसका जायजा लिया जाएगा। जायजा क्यों लिया जाएगा कि किसी भी वजह से अगर कुछ स्लिपेजेस हो रही हैं, थ्रेशोल्ड से कम कंजम्पशन हो रही है, मैक्सिमम लिमिट 25% से ज्यादा कंजम्पशन हो रही है, तो सेमी एनुअल रिव्यू के अंदर इस चीज को जायजा लेकर पैकेज को एडजस्ट किया जाएगा। फिर तीसरी ये चीज ये कि अगर नुकसान होना शुरू हो जाता है, ये 23 रुपए का जो रेट है इसके ऊपर हुकूमत को नुकसान होता है तो वो जो नुकसान है वो इंडस्ट्री को और ज़राअत को पास ऑन होगा। ऐसा नहीं कि 23 रुपए फिक्स हो गया 3 साल के लिए। चौथी चीज इसके अंदर जो IMF की तरफ से ये है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, अगर तो नेगेटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है तो उसका जो फायदा है जो इंक्रीमेंटल 25% कंजम्पशन है उसको नहीं मिलेगा। अगर फ्यूल की एक बेस प्राइस ली, उस बेस प्राइस से कम फ्यूल की प्राइस आई तो फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, अगर बेस प्राइस से जो मंथली बुनियाद पे तय होती है, बेस प्राइस से अगर कीमत ज्यादा आ जाती है, पॉजिटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होता है तो सनत को और ज़राअत को पॉजिटिव फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट जो है वो देना पड़ेगा। फिर यह कि 3 साल के बाद इस पैकेज का कोई रोल ओवर नहीं होगा, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IMF से ये रिक्वेस्ट नहीं करेगी कि आप इसको एक्सटेंड करने दें, ऑल्दो उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम वैसे ही खत्म हो जाएगा। और लास्टली जो IMF की तरफ से एक चीज कही गई है कि अगर 2 मुसलसल रिव्यूज के दौरान, अब 3 साल का पैकेज है, इसका मतलब 6 रिव्यूज हैं, और 6 रिव्यूज में 2 मुसलसल रिव्यूज के दौरान पैकेज जो आपकी जो टैरिफ है वो अपवर्ड एडजस्टमेंट करनी पड़ती है तो पैकेज जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये कामरान IMF की तरफ से चंद बड़ी शराइत है। नटशल में अगर इसको देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक एफर्ट है कि किसी भी तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी बूस्ट दिया जाए और किसी भी तरीके से लोगों को नेशनल ग्रिड के ऊपर भी रखा जाए। अब हुकूमत उसमें बाय हुक भी जा रही है और बाय क्रुक भी जा रही है। आपको पता है कि पॉलिसी शिफ्ट आ रही है, रेजिडेंशियल यूजर्स के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है। सनतों को मजबूर किया गया कि कैप्टिव पावर प्लांट्स वो खत्म करें और अपने ग्रिड के ऊपर वापस आए, उससे थोड़ा बहुत नेशनल ग्रिड को बूस्ट मिला है। तो बाय एंड लार्ज
एक एफर्ट है, कितनी कामयाब होती है कितनी नहीं होती ये तो वक्त बताएगा। 3 साल का ये पीरियड है, क्योंकि इंडस्ट्री है या जो लोग सार्फिन है वो जाहिर है कि असेस करेंगे कि उनको क्या इंसेंटिव, अगर वो मुतबादिल जो बिजली के जराए उन पर चले गए हैं और उनको लगता है, क्योंकि उसके साथ वो कंपेयर करेंगे ना कि अगर एग्जिस्टिंग उन्होंने कोई मुतबादिल ढूंढ लिया है और अगर उस मुतबादिल से ये बेहतर उनको इंसेंटिव लगता है तो फिर वो वापस नेशनल ग्रिड पे आएंगे। अगर मुतबादिल नहीं लगता तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसा नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में यहाँ पे ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे एक और अपेरेंटली उभरता हुआ, आप में भी कह सकते हैं कि स्कैम या स्कैंडल ही कह सकते हैं कि कैसे जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है उस पर ये खुद जो फेडरल गवर्नमेंट का ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है, ब्रेक के बाद जो जिक्र करेंगे कि बहुत कम कीमत जो मार्केट में कीमत थी उससे कहीं ज्यादा कम जो अपनी एक सब्सिडरी है लंदन में उन्होंने उसे फरोख्त किया है। ये क्या माजरा है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है और जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक सब्सिडरी है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड लंदन, उन्होंने एक डील की थी, अपने जो शेयर्स हैं वो बेचे हैं और इसमें रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है शहबाज के जो मार्केट की जो प्राइस थी उससे 34% कम कीमत पर ये बेचे गए हैं और कोई कंपैरेटिव जो प्रोसेस है उसे भी फॉलो नहीं किया गया और ये सारा जो प्रोसेस है उसकी ट्रांसपेरेंसी से मुतालिक भी बहुत से सवालात उठाए गए हैं। तो ये हम नहीं कह रहे, ऑब्वियसली फेडरल गवर्नमेंट का जो अपना रियासत पाकिस्तान का इदारा है वो ऐसी बात कर रहा है। तो ये क्या स्टोरी है असल? कामरान, ये जो बैंक है यूनाइटेड नेशनल बैंक का, ये लंदन में ब्रांच थी। बेसिकली इसका अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो 2001 में यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की दो वहां पे डिफरेंट ब्रांचेस थी, उन दोनों को मर्ज करके यूनाइटेड नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान वहां पे बनाया गया, UNBP। इसमें यह हुआ कि जो यूबीएल थे, यूबीएल के पास इस बैंक के 55% शेयर्स थे और बाकी जो 45% शेयर्स थे वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थे। ये जो मामला सामने आया है, ये जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, अभी सितंबर में उन्होंने ये फाइनलाइज की और उसको ऑफिशियली ये रिपोर्ट पब्लिक अब हुई है। तो जो ऑफिशियल रिपोर्ट पब्लिक है उसके अंदर 3-4 बड़े इसके अंदर सवालात उठाए गए हैं कि नंबर 1, अगर हुकूमती कोई मलकियती चीज है उसको कैसे बेचा जाए, उसके ऊपर उनका एतराज है जिस तरीके से बेचा गया। नंबर 2, जो बेचा गया उसकी जो प्रोसीड्स हैं, जो पैसा आया वो पाकिस्तान वापस आना चाहिए था, वो क्यों नहीं आया, क्या ये सीरियस मैटर या प्रोसीजरल मैटर है, इस पर बात करेंगे। और तीसरी चीज ये कि जो ट्रांसपेरेंसी है और जो प्राइसिंग है, ये 3-4 बड़ी चीजें इसके ऊपर हाईलाइट हुई। अमूमी तौर पर जो ऑडिटर जनरल का जो तरीकेकार है काम का, कि ऑडिटर जनरल जब आपके अकाउंट्स देखता है किसी भी गवर्नमेंट एंटिटी के तो उसके ऊपर वो एक ड्राफ्ट पैरा बनाता है। जो ड्राफ्ट पैरा होता है वो फिर कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ, जो इस केस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ डिस्कस होना चाहिए था या होता है, और उसके बाद जब मामला तय पा जाए तो वो ड्राफ्ट पैरा जो है वो ड्रॉप हो जाता है। और अगर मामला तय नहीं पाता और ऑडिटर जनरल समझता है कि उसका जो व्यू ठीक है तो वो रिपोर्ट में फिर वो पैरा छप जाता है और छप के फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाता है। इस सारे प्रोसेस के अंदर एजीपी ने जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की मैनेजमेंट है उनसे भी कांटेक्ट किया, उनकी भी रिप्लाईज वो इस रिपोर्ट का जो पब्लिश हुई है उसका वो हिस्सा है। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है कामरान वो ये है, जो मेजर फाइंडिंग है इनकी कि ये जो शेयर्स बेचे गए हैं नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के 45% UNBP में, ये बगैर कंपैरेटिव प्रोसेस के बेचे गए, एक नॉन ट्रांसपेरेंट मैनर में बेचे गए। ये उनका सबसे बड़ा सवाल है कि अमूमी तौर पर कोई भी जो तरीकेकार है जो हुकूमती एसेट्स का होता है वो तरीकेकार यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया। इसके ऊपर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, इसके ऊपर उनका ये मौक़िफ़ है कि ये मैनेजमेंट का फैसला नहीं था बेचने का, ये नेशनल बैंक के बोर्ड का फैसला था। तो मैनेजमेंट सेपरेट है, बोर्ड सेपरेट है, बोर्ड ने ये फैसला किया, हमारा ये फैसला नहीं है। मैंने भी नेशनल बैंक की मैनेजमेंट से कांटेक्ट किया था, उन्होंने कहा जी कि हमारे जो रिप्लाईज हैं वो रिपोर्ट का हिस्सा है, आप उसको हमारे रिप्लाईज के तौर पर खुद अपनी स्टोरी के पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। दूसरों ने कहा जी कि ये मामला तो क्लियर है, हमने जवाब दिया, ये जवाब हम जो है वो दे देंगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। उनके बकौल उन्होंने इस पर कुछ गलत नहीं किया। अब आ जाते हैं प्राइसिंग वाली बात। जो ऑडिटर जनरल का ये कहना है कि ये जो शेयर्स बेचे गए हैं ये 23 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की प्राइस के ऊपर बेचे गए हैं, 22.9 मिलियन टू बी प्रिसाइज। जो उनके ख्याल में जो इसकी एक बुक वैल्यू है को 30 मिलियन के करीब है, उससे ये सस्ते हैं। और अगर उनके ख्याल में जो मार्केट वैल्यू 35 मिलियन पाउंड्स के करीब बनती है तो उससे ये काफी ज्यादा जो है ये सस्ते हैं शेयर्स बेचे गए। यहाँ पे मैं ये सवाल करना चाहूंगा, एजीपी जाहिर है कि अकाउंट्स वगैरह ऑडिट करता है, क्या उनके पास इतने रिसोर्सेज या कैपेसिटी है कि वो ये असेस कर सकें कि ये
जो मार्केट वैल्यू है, क्योंकि ये डिबेटेड इशू यहीं से उठा है ना कि एजीपी के मुताबिक इसकी जो मार्केट प्राइस थी जब ये शेयर्स बिके हैं तो इतनी बनती थी, लेकिन इसको अपेरेंटली कम कीमत पर बेचा गया। तो क्या एजीपी के पास ऐसे कोई टूल्स या उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की है, या किस बेस के ऊपर वो ये चीज कह रहे हैं? इसमें एक चीज जो ये है कि जो एक उसकी बुक वैल्यू है 30 मिलियन, वो तो उनकी जो बैंक की जो वैल्यू है वो किताबों के अंदर है, वो तो एजीपी डिटरमिन कर सकता है। मार्केट वैल्यू भी डिटरमिन करना कोई मसला नहीं होता। आप उस एरिया में उस बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ है और वो सारी चीजों को सामने रखते हुए एसेट्स की वैल्यू है उसकी बेस पे आप डिटरमिन कर सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका चूंकि ऑडिट पैरा है, इतना इसका तफसील में इसका जवाब नहीं है कि एजीपी के पास क्या बेस है कि ये 30 मिलियन की वैल्यू है या 35 की है और 23 की गलत है और 30 की सही, इसकी क्या बेस है, इसका जवाब डेफिनेटली नहीं है। अब इसमें एक जो चीज है, मेरा ये ख्याल है कि शायद उस तरीके से नुकसान नहीं है इसके अंदर। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, वो ये कि ये जो 45% जो शेयर्स बेचे गए हैं वो उस कीमत के ऊपर बेचे गए हैं जो कि जिस पार्टी को बेचे गए हैं उस पार्टी ने जिस कीमत पे 55% शेयर जो यूबीएल से खरीदे थे। तो जो 55% शेयर जिस कीमत पे बिके हैं, एक प्राइवेट पार्टी ने दूसरी प्राइवेट पार्टी को बेचे हैं, उसी कीमत के ऊपर सरकारी शेयर्स भी उसी कीमत के ऊपर गए हैं। तो इसलिए इसमें उस तरीके से जो प्राइसिंग का एक इम्पैक्ट है कि 34% मार्केट वैल्यू से कम गए हैं या 24% उसकी बुक वैल्यू से कम गए हैं। तो जब डील्स होती हैं उसमें ये चीजें जो है वो उसमें ये सामने रखनी पड़ती हैं। अब अगर एक जो बायर है वो एक पार्टी से जो है शेयर वो 55% शेयर एक कीमत पे खरीद रहा है और 45% उससे ज्यादा कीमत पे खरीदता है, तो वो भी एक इशू हो सकता था। बहरहाल ये वो चीजें हैं जो कि अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने रखी जब जाएंगी तो वो इस पे डिबेट करेंगे। बट जो एक बड़ा वैलिड ऑब्जेक्शन है ऑडिटर जनरल का वो ये है कि आप इस तरीके से शेयर्स नहीं बेच सकते। कीमत क्या है क्या नहीं वो तो बात की बात है, पहली बात है तरीकेकार की। दूसरी बात ये कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान आजाद नहीं है, वजारत खजाना के मतहत है। ऐसे नहीं बेच सकते का मतलब यह है कि इसके लिए कंपेटिटिव प्रोसेस होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंट। उनको ट्रांसपेरेंसी पे एतराज है और उनकी जी प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस नहीं हुई। ये सारी चीजें उनकी पैराग्राफ में लिखी हुई है जो अवेलेबल है उसकी एजीपी की वेबसाइट के ऊपर भी। और तीसरी चीज ये कि वजारत खजाना से पूछे बगैर बेचे गए हैं। वजारत खजाना इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है ना नेशनल बैंक ऑफ वजारत खजाना के पास। जो एनबीपी की जो क्या वजारत खजाना ने इंडोर्स किया इस व्यू के वाकई उनसे पूछा ही नहीं गया ना, उनसे पूछा ही नहीं गया, उनसे पूछा ही नहीं गया, तो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, इसके ऊपर नेशनल बैंक की मैनेजमेंट का ये मौकिफ है कि जी हम जो हमारा जो फैसला है वो बोर्ड करता है और जो बोर्ड है उसने इसकी मंजूरी दी और बोर्ड में नेशनल बैंक के बोर्ड के ऊपर वजारत खजाना की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो ये बहरहाल एक इशू है जो आउटस्टैंडिंग है। इसके ऊपर मेरा ख्याल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने भी कुछ इस इशू को हाईलाइट किया। तो मेरा ख्याल है आइंदा आने वाले दिनों में ये जो इशू है ये उठेगा और इस पर बेहतर यही है कि हुकूमत इसके ऊपर अपनी एक वाज़ेह पोजीशन दे। अभी तक वजारत खजाना ने ऑफिशियली इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। नेशनल बैंक की मैनेजमेंट का जवाब यही है कि हम अपना जवाब दे चुके हैं, इसका फैसला बोर्ड का है, हमारा फैसला नहीं है। उनका जवाब ये भी है कि हम वजारत खजाना से पूछने के हम नहीं है पाबंद, हम ये हमारे बोर्ड का ये फैसला है। और जो तीसरी चीज थी कि जो पैसा ये किधर गया, पैसा पाकिस्तान आना चाहिए था जो स्टेट बैंक ऑफ। अच्छा, इसमें बात यह है कि ये जो शेयर्स बेचे गए हैं ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी से बेचे गए हैं, पर उसके उस जो एनओसी था उसकी शर्त एक ये थी कि पैसा वापस पाकिस्तान आएगा। तो पैसा पाकिस्तान वापस नहीं आया इस रिपोर्ट के मुताबिक। पैसा इनकी जो बहरीन ब्रांच है, एक ओवरसीज ब्रांच, वहां पे गया और फिर नेशनल बैंक ने कुछ अदाइयां करनी थी, न्यूयॉर्क ब्रांच के ऑपरेशन उन्होंने बंद किए थे कुछ अर्सा, फिर उससे रिलेटेड कुछ अदाइयां करनी थी, उसमें यह पैसा कंज्यूम हुआ है। पैसे की कंजम्पशन के ऊपर भी ऐसा कोई इशू नहीं है, पर्पस नोन है। दीज आर पर्टिनेंट क्वेश्चंस। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि एक जो विफाकी गवर्नमेंट का इदारा है वो एक जो रियासत की मलकियत का बैंक है उसके हवाले से ये सवाल रेज कर रहा है, कोई कोई एंटिटी नहीं है, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर रहा। तो इसको मेरे ख्याल में हुकूमत को बिल्कुल इन तमाम जो क्रिटिकल क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने चाहिए और क्लियर करना चाहिए इस एयर को कि अगर कोई इशू इसमें नहीं है। तो यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है। सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो गज़ा पीस डील हुई थी उसके बावजूद हमने देखा कि इसराइल ने गज़ा में बमबारी भी की, लेकिन स्टिल जो जंगबंदी है वो बरकरार है, क्योंकि जो बाकी उसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि ये जो जंगबंदी है वो बरकरार रहे, बल्कि जो उसके अगले जो फेजेज़ हैं उस पर भी अमल दरामद किया जाए। लेकिन इस बीच जो इसराइल है और उनकी जो पार्लियामेंट है, कनेसेट, वहाँ पर इस हफ्ते 2 जो बिल मुतारफ़ कराए गए हैं
और जो दो मुतनाज़ बिल मुतारफ़ कराए गए हैं उसका मकसद है कि जो वेस्ट बैंक या मगरबी किनारा है जो मुस्तकबिल की फ़लस्तीन की रियासत का हिस्सा है और जिसको UN और बाकी इंटरनेशनल जो कवानीन हैं एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन ये जो ड्राफ्ट बिल अब सामने आया है तो जो इज़राइल अपने कवानीन हैं वो वेस्ट बैंक तक एक्सटेंड करना चाहता है। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो इज़राइल है ये उसका पहले भी ये ख़तरा था, एक प्लान है कि वेस्ट बैंक को अपने साथ मिला लिया जाए और गज़ा में तो तबाही ऑलरेडी मच चुकी है, ताकि कोई भी जो चांस है मुस्तकबिल में फ़लस्तीन का एक आज़ाद रियासत के तौर पर वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसके हवाले से सख्त शहबाज रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कल ही हमने देखा कि कम अज़ कम कोई 17 जो मुस्लिम ममालिक हैं उसके साथ पाकिस्तान भी शामिल है, बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उनकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सामने आया है और उसने सख्त मजम्मत की है और उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल क्लियरली वायलेशन है जो इंटरनेशनल लॉ है, UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है 2334, क्योंकि वेस्ट बैंक जो है और गज़ा एंड ईस्ट जेरूशलम जो मुस्तकबिल की फ़लस्तीन की एक आज़ाद रियासत है उसके तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन ये इस मौके के ऊपर जब एक तरफ कोशिश की जा रही है कि जो गज़ा के अंदर एक देरपा अमन लाया जाए और ये एक स्पॉयलर या स्पैनर इसमें फेंका जा रहा है इसराइल की तरफ से जो हार्ड लाइनर्स है वहाँ पर, इम्पॉर्टेंटली जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उनसे कल रात गए जब ये सवाल पूछा गया, जब रिएक्शन आया तो उन्होंने कहा कि डोंट वरी, ये वेस्ट बैंक को कभी भी हम एनेक्स नहीं करने देंगे, अपने साथ मिलाने नहीं देंगे इसराइल को। तो वो रीअश्योर कर रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बट ये बात पहले भी होती रही है कि एक बिल्कुल इंटेंशन भी है और मेरे ख्याल में प्लान भी है इसराइल में जो हार्ड लाइनर्स हैं कि वो बिल्कुल फ़लस्तीन का जो भी अगर रियासत का अगर कोई वजूद भी है तो हर तरह से उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें मुझे एक बात क्लैरिफाई कीजिए, आपने 2 दफ़ा कहा कि स्पॉयलर्स जो हैं हार्ड लाइनर्स उनकी तरफ से ये प्लान को जो सैबोटाइज करने की कोशिश हुई है। तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं इसराइल की पार्लियामेंट के अंदर, क्या ये गवर्नमेंट के बिल्स हैं या प्राइवेट बिल्स हैं? ये गवर्नमेंट के उस तरीके से नहीं है जो वहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स जो हैं, तो इसलिए जो इसराइल की गवर्नमेंट है शायद अपने आप को उस तरीके से डिस्टेंस भी कर रही है, बट होता यही है वहाँ पर क्योंकि कोalition एक गवर्नमेंट है इस वक्त इसराइल के अंदर और वहाँ पर हार्ड लाइनर्स हैं जो इस चीज़ के ऊपर बिलीव करते हैं, जो तो गज़ा पीस डील के हक़ में भी नहीं थे और वो नहीं चाहते कि जी हम इस तरह की कोई डील करें, और जो फ़लस्तीन को बतौर मुस्तकबिल में आज़ाद रियासत मानते भी नहीं है। इवन जो इसराइल के जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी कहते हैं कि 2 स्टेट कोई सोल्यूशन नहीं है और वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं अगर कोई होगा तो फ़लस्तीनियों को जो भी उनके पास जगह है या फ़लस्तीनी है तो जो इसराइल के ही अंडर रहना होगा वही उनको कंट्रोल करेंगे। लेकिन इशू इसके अंदर ये है क्योंकि यही काम है इसराइल का, एक काम करने का तरीका है, और क्योंकि मेजॉरिटी इस वक्त वहाँ पर हार्ड लाइनर की है और इस पर अगर इस तरह का काम होगा तो एक इसकी इंटरप्रिटेशन ये भी है कि जो मैंने कहा कि स्पॉयलर्स या वो जो हार्ड लाइनर्स हैं जो नहीं चाहते कि ये जो मिडल ईस्ट का या गज़ा पीस प्लान सामने आया है इस पर अमल दरामद हो, क्योंकि इसके अगले फेजेस के अंदर इवेंचुअली जो मुस्लिम कंट्रीज़ भी कहते हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, कि इवेंचुअली उस तरफ जाया जाए कि जहाँ पर 2 रियासती हल निकाला जाए। तो शायद क्या यकीनन इसराइल में ऐसे लोग मौजूद हैं वो जो नहीं चाहते कि ये पीस प्रोसेस जो वो आगे बढ़े, इंपॉर्टेंटली क्योंकि उनके जो यरगमाली थे वो तो पहले फेज़ में उन्होंने उनको रिहा करवा लिया है और अब कोई ऐसा लेवरेज आप कह सकते हैं कि फ़लस्तीनियों के पास है भी नहीं, हमास के पास है भी नहीं। सिर्फ एक ही उस लिहाज से लेवरेज है कि जो अमेरिकी सदर ट्रंप हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इस पीस प्रोसेस के अंदर, वो चाहते हैं कि वो ये प्रोसेस जो है वो कामयाब हो। तो ये एक ओनली आप कह सकते हैं कि सिल्वर लाइनिंग है। कमेंट्स के अंदर जो दूसरी चीज़ थी कि जो मुस्लिम ममालिक की एक वहाँ पे पीस फोर्स की तैनाती थी, वो उसको समझा जा रहा था कि एज ए गारंटी होगा ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पीस प्लान। तो उसके ऊपर क्या फर्दर प्रोग्रेस है? क्या उस पर वो जो फोर्सेस हैं उसके ऊपर मुस्लिम ममालिक के दरमियान इत्तेफाक तय पा गया है? क्या उसकी तैनाती के हवाले से कोई प्लान सामने आया है, या अभी जो पैलेस्टीनियंस हैं वो दे आर एट द मर्सी ऑफ द इजरायली फोर्सेस? देखें, अगर जो फोर्स आएगी भी तो ये नहीं है कि वो इसराइलियों के साथ लड़ेगी। बेसिकली सिक्योरिटी को मैनेज करना है गज़ा की पार्ट ऑफ द प्लान, और उसे इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स 2 काम करेंगे, क्योंकि अगर हमास वहाँ से विड्रॉ करती है, उनको डिसार्म किया जाता है या उनका रोल इंतज़ामी ख़त्म होता है, तो वो वहाँ पर जो बाकी मामलात उनमें असिस्ट भी करेंगे। जो गज़ा में पुलिस है उनकी ट्रेनिंग या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनकी ट्रेनिंग भी करेंगे। अब इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये मुस्लिम जो ममालिक हैं उन पर मुश्तमिल होगी। इजिप्ट का नाम आ रहा है, इंडोनेशिया ने ऑफ़र किया कि 20,000 वो अपने ट्रुप्स जो हैं वो भेज सकते हैं, तुर्की का भी नाम आ रहा है, पाकिस्तान का भी उसमें नाम है। पाकिस्तान जो मुस्लिम कंट्रीज़ में वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज़ की जिनकी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। इंटरेस्टिंगली
पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल हैं वो इन दिनों इजिप्ट के दौरे पर हैं। और इजिप्ट आपको पता है कि फोकस ऑफ अटेंशन है मिडल ईस्ट में जो कुछ हो रहा है। जो शर्म शेख में डील ये जो साइन हुई थी गज़ा की, वो शर्म शेख इजिप्ट में ही हुई थी। तो जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट जारी हुआ है उन्होंने तो ज़्यादा बायलैटरल के ऊपर फोकस किया है, बट डिप्लोमेटिक सोर्सेज यही कह रहे हैं कि वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ का विजिट है वो ये भी है कि मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है और मुमकिना तौर पर पाकिस्तान का उसमें क्या रोल हो सकता है। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स कि इसका कि अगला जो फेज़ है उस पर किस हद तक अमल दरामद होता है। अगर इस तरीके से स्पॉयलर्स आते रहे और इसराइल ने जिस तरीके से सीज़ फायर के बावजूद उन्होंने गाज़ा के ऊपर कार्रवाइयाँ की, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एक जो कंडीशन थी कि जो एक तो कैदी छोड़ने हैं, फिर जो ब्लॉकेट कर रखा था इसराइल ने, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस नहीं जा रही थी और उसको उन्होंने अलाउ तो किया है, लेकिन यूएन कहता है कि आज भी जो एक उन्होंने टारगेट रखा था कि कोई 600 जो ट्रक्स हैं वो डेली वहाँ पर एंटर होना चाहिए राफा क्रॉसिंग से, अभी तक वो उसको मीट नहीं कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं आज भी जो इसराइल है वो रिस्ट्रिक्शंस उसने आयद की हुई हैं। तो मसलन इसमें बहुत सी रुकावटें हैं, बट ओवरऑल एक और भी इसमें जो रिलेटेड डेवलपमेंट है कि अमेरिका सबसे बड़ी सपोर्ट है इस वक्त इसराइल की और हमेशा से रहा है, एक बाई पार्टिजन कंसेंसस रहा है। लेकिन एक लेटेस्ट वहाँ पर जो सर्वे हुआ है इस वक्त 81% जो डेमोक्रेट्स हैं, डेमोक्रेट से पूछा गया तो वो इस हक में है कि एक जो अमेरिका है उसको फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। रिपब्लिकन्स के अंदर थोड़ा कम है, बट स्टिल कहते हैं कि पिछले ट्रेंड्स देखें तो उसमें इंक्रीज़ है। 41% रिपब्लिकन्स भी जो हैं इस पर बिलीव करते हैं। तो जो कुछ इसराइल ने पिछले 2 सालों में गाज़ा में किया है तो उनकी जो अपनी कोर सपोर्ट बेस थी वो भी ज़रूर उसको नुकसान हुआ। और ये भी शायद एक बहुत बड़ी वजह है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया है, क्योंकि बिहाइंड द सीन जो टफ नेगोशिएशंस होती रही हैं उसमें यह भी था कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर को कहा था ट्रंप ने कि अगर आप इस कदर जाएंगे, ऑलरेडी आप आइसोलेट हो चुके हैं, तो आपके लिए मुस्तकबिल में अमेरिका के अंदर से भी जो सपोर्ट मिलना है आवाम के अंदर से मुश्किल हो जाएगी। तो कुछ ज्यूइश लॉबी जो है ना कामरान, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और स्ट्रांग भी बहुत ज़्यादा है और दे कैन इजीली इन्फ्लुएंस द रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के ऊपर इतना इन्फ्लुएंस तो वो कर ही रहे हैं, ना। सब कुछ करने के बावजूद दे गॉट अवे विद द मर्डर्स ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस। तो अब ये जो आपने बात कही है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उन्होंने ये अश्योर किया कि ऐसा होने नहीं देंगे कि वेस्ट बैंक को एनेक्स किया जाए, तो इस बात की क्या गारंटी है? उनकी जो अश्योरेंसेस है उसकी क्या गारंटी है कल वो इसको इंप्लीमेंट भी करवा पाएंगे या नहीं? देखें, यही गारंटी है कि कहते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर अमेरिका अगर इसराइल को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ अमेरिका ही रोक सकता है। और ये जो इससे पहले भी कोशिश हुई थी सीज़ फायर की, कामयाब नहीं हुई, अमेरिका की उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। और अगर ये सीज़ फायर अभी तक कामयाब हुई है, इस लेवल पर चीज़ें आई हैं, तो अमेरिका के ही वजह से आई हैं। तो इसमें सिर्फ यही एक सिल्वर लाइनिंग है। बट कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये पब्लिकली उन्होंने पब्लिक कंजम्पशन के लिए स्टेटमेंट दिया है, एक्चुअली शायद अंदर से मे भी अमेरिका कहीं मिला हुआ हो और वो भी चाहता है कि ठीक है, क्योंकि अभी तक जो अमेरिका के ऊपर भी ये जब बाकी मुल्कों ने रिकग्नाइज़ किया फ़लस्तीन को एज ए रिकग्नाइज़ किया एज अ स्टेट, तो अमेरिका ने अभी तक रिकग्नाइज़ नहीं किया और ट्रंप जो हैं वो अभी भी उसकी मुखालफत करते हैं। बहरहाल एक डेलिकेट फेज़ में है ये मिडल ईस्ट का प्रोसेस और कुछ भी हो सकता है कि अनसर्टन सिचुएशन यहाँ पर ज़रूर है। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।